कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी और राज्य में सत्तारूढ़ टीआरएस एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। चुनाव के दौरान टीआरएस नाटक करती है, इस बात को लोगों को याद रखना चाहिए। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत हैदराबाद के नेकलेस रोड पर आयोजित एक जनसभा में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर प्रधानमंत्री मोदी की तर्ज पर चल रहे हैं। टीआरएस ने संसद में बीजेपी द्वारा लाए गए हर बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस कोई मुद्दा उठाती है तो टीआरएस सदस्य नारे लगाते हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड के दौरान केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों से कई लोगों को नुकसान हुआ है कि पार्लियामेंट में जब भी बीजेपी कोई बिल लाती है, उन्होंने 3 किसान, काले किसान वाले कानूनों की बात की, मगर जब भी लोकसभा में, राज्यसभा में बिल आता है, टीआरएस बीजेपी का एकदम समर्थन कर देती है। और अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है, ध्यान बांटने के लिए एकदम टीआरएस के लोग कोई और मुद्दा उठाना शुरू कर देते हैं। भाइयों और बहनों, बीजेपी और टीआरएस एक साथ काम करते हैं। गलतफहमी में मत आइए। ये चुनाव से पहले ड्रामा करते हैं आपके चीफ मिनिस्टर। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विश्वास जताया है कि वर्ष 2024 में कांग्रेस सत्तारूढ़ होगी। राहुल ने विश्वास जताया है कि कांग्रेस के नेतृत्व में गैर भाजपा सरकार बनेगी। खड़गे ने नेकलेस रोड पर आयोजित बैठक में भाग लिया। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत हैदराबाद पहुंची। तेलंगाना राज्य के उदय का कारण कांग्रेस पार्टी है, इसके लिए सोनिया गांधी ने साहसिक फैसला लिया। उन्होंने विकास का अधिकार दिए जाने पर इस तरह के प्रयास नहीं करने के लिए टीआरएस की आलोचना की। अपना समझ के पार्टी की बात करते थे और मिलजुल के एक ऐसा मिलाप था वो कभी नहीं टूट सकता। तो हैदराबाद से, तेलंगाना से हमारा जुड़ाव है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपकी इच्छा थी, आपकी आशा थी कि तेलंगाना अलग बने, वो अगर किसी ने किया है, कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस आज आप जो चाहते थे वो देकर आप सभी को अपने पैर पे खड़ा होने के लिए आज इतना बड़ा निर्णय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लिया। तो इसलिए भाइयों, ये एक जो देन है, इसको कायम रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी को युवा कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा दी गई सेवाओं पर फोटो प्रदर्शनी शुरू की है ताकि यह पीढ़ी उन्हें समझ सके। यूथ कांग्रेस के ग्लोबल हेड एस चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर पार्टी को मजबूत करने तक पार्टी को अमूल्य सेवाएं देने वाले शीर्ष नेताओं की व्यापक समझ जरूरी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल व इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा है कि हर नागरिक को बुनियादी इलाज की जानकारी होनी चाहिए ताकि खतरे में पड़े दूसरे की जान बचाई जा सके। राज्यपाल ने राजभवन में रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में चलाए जा रहे फास्ट एंड ट्रेनर्स ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की। कश्मीर के आर्मी प्राउड स्कॉलर्स स्कूल के छात्रों ने यूथ एक्सचेंजर टूर कार्यक्रम के अंतर्गत राजभवन का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल ने छात्रों से बातचीत की, उनके द्वारा किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को दिलचस्पी से देखा। राज्यपाल तमिलिसाई ने स्पष्ट किया है कि कश्मीर के लोग अशांत स्थिति से उबर चुके हैं और सभी गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से भाग ले रहे हैं। And apart from that, Jammu and Kashmir, you have faced so much of challenges in the past, and now you are able to
sing, dance, and you are able to participate in so many programs. So thank our Honorable Narendra Modi ji, the Honorable Prime Minister of our country, and Honorable Amit Shah ji. So whenever we tell about the unity of our country, we say it is from Kashmir to Kanyakumari. So you are from Kashmir, I am from Kanyakumari, and we are meeting at Telangana. So that is the integrity of our country. 40 IAS अधिकारी की टीम ने टी हब का दौरा किया। राज्य सरकार के लगभग 40 वरिष्ठ IAS अधिकारियों की टीम हैदराबाद शहर पहुंची। दुनिया के सबसे बड़े टी हब का निरीक्षण किया, जबकि यह दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र है। इस अवसर पर राज्य सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने कहा है कि राज्य में स्टार्टअप के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि इन नए नवाचारों से न केवल दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि सरकारी विभागों के प्रदर्शन में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। मंत्री केटीआर ने कहा है कि हालांकि कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि नहीं हुई है, केंद्र ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। मोदी ने कहा है कि नमो का मतलब भरोसे से धोखा देना है। तेलंगाना भवन में आयोजित बैठक के दौरान मंत्री केटीआर ने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कॉरपोरेट्स और ठेकेदारों के पैसों से वोट खरीदने के लिए बीजेपी के दुस्साहस की आलोचना की। मुनुगोडु में फोन टैपिंग मामले को लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता शिव प्रसाद ने यह याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य सरकार फोन टैपिंग कर रही है। आरोप है कि विधायक के खरीद मामले में फोन टैपिंग की गई। बताया गया कि तेलंगाना सरकार विधायकों के साथ आम लोगों के भी फोन टैप कर रही है। राज्य में गृह सचिव डीजीपी साइबराबाद सीपी ने याचिका दायर की। शिव प्रसाद ने आरोप लगाया है कि वे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) का उल्लंघन कर लोगों के व्यक्तिगत विवरण का दोहन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि फोन टैप करने से ही फार्म हाउस का मामला सामने आया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली बीजेपी की ओर से दायर याचिका पर अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। छात्रों और बेरोजगारों जेएसी नेताओं ने नामपल्ली में टीएनजीओ भवन का घेराव करते हुए कहा है कि वे कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तेलंगाना टीएनजीओ केंद्रीय संघ की अध्यक्ष मम्मिला राजेंद्र ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जेएसी नेताओं ने प्ले कार्ड लेकर राजेंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। जैसे ही उन्होंने भवन में प्रवेश करने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जैसे ही प्रदर्शनकारियों को आंदोलन तेज हुआ, उन्हें गिरफ्तार कर नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जेएसी नेताओं ने आरोप लगाया है कि एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र अपनी निजी हितों के लिए काम कर रहे हैं और कर्मचारियों की समस्याओं की परवाह नहीं करते हैं। पार्टी के सांसद लक्ष्मण ने स्पष्ट किया है कि विधायकों को खरीदने का मामला प्रगति भवन की स्क्रिप्ट है और विधायकों को खरीदने में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी राज्य में सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री का फैसला नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा है कि वह मुख्यमंत्री सहित किसी पद की आकांक्षा नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा है कि जीतने वाले उम्मीदवारों को विधानसभा का टिकट दिया जाएगा और बीजेपी आलाकमान तय करेगा कि वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं। उन्होंने सवाल किया है कि अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो केसीआर सरकार GIO 51 क्यों लाई। वहीं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। शिक्षा विभाग ने बंजारा हिल्स में DAV स्कूल की अनुमति का नवीनीकरण किया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि वे केवल इस शैक्षणिक वर्ष के लिए अस्थायी अनुमति दे रहे हैं। स्कूल में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद मान्यता रद्द करने की मांग की गई थी। शिक्षा विभाग ने मान्यता रद्द कर दी है, लेकिन इसमें पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य नामुमकिन सा हो गया है। छात्रों के अभिभावकों ने स्कूल के सामने प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल को फिर से खोलने की अपील की। खैरताबाद जोन में कई जगह सैनिटरी फील्ड सहायकों का आंदोलन बेकाबू होता जा रहा है। पर्यवेक्षण श्रमिकों को मासिक वेतन देने की मांग कर रहे हैं। उत्पीड़न को सहन करने में असमर्थ GHMC मुख्यालय कार्यकर्ता लक्ष्मी ने आत्महत्या का प्रयास किया।
लक्ष्मी ने कहा कि भले ही कार्यकर्ता नहीं आते हैं, पर्यवेक्षण मधु और किरण उसका वेतन को हासिल करने के लिए अवैध रूप से उंगलियों के निशान का उपयोग कर रहे हैं। लक्ष्मी ने आरोप लगाया है कि 21 लोग सिर्फ 10 लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। पीड़िता ने कहा है कि अगर उसने IAS अधिकारी को बताया कि उंगलियों के निशान का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उन्होंने भी परवाह नहीं की। सफाई कर्मियों का कहना है कि अतिरिक्त आयुक्त संतोष और IAS CMH के कार्यक्षेत्र में नहीं आने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। TRS विधायकों की खरीद के मामले में फोन टैपिंग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। तंगेला शिवप्रसाद रेड्डी नाम के शख्स ने दायर की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई को स्वीकार कर लिया। याचिका दायर की गई है कि तेलंगाना सरकार विधायकों और आम लोगों के फोन टैप कर रही है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) का उल्लंघन करते हुए फोन टैप किया गया है। याचिका में कहा गया है कि बीते दिन हुआ फार्म हाउस का मामला फोन टैप करने से ही सामने आया। उन्होंने उच्च न्यायालय से फोन टैपिंग की व्यापक जांच का आदेश देने को कहा। इस बीच हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले की CBI जांच की मांग वाली बीजेपी की ओर से दायर याचिका पर 4 नवंबर को सुनवाई होगी। गोशामाल विधायक राजा सिंह की PD एक्ट याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अधिवक्ता L रविचंद्रन ने तेलंगाना सरकार द्वारा दायर काउंटर पर दलीलें सुनाई। रविचंद्रन ने अनुरोध किया है कि राजा सिंह के खिलाफ दर्ज PD एक्ट को तत्काल हटाया जाए और आदेश दिया जाए। राजा सिंह के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज PD एक्ट वैध नहीं है। वकील ने कहा है कि जनता द्वारा चुना गया नेता अगर जेल में है तो शासन प्रशासन चरमरा जाएगा। सरकार इस मामले को लेकर काउंटर पर आज दलीलें सुनेंगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी है। विधायकों को खरीदने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सत्ता पक्ष के 4 विधायकों को लुभाने के आरोप में 3 आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। TRS MLA की खरीद के मामले में SOT पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में नंद कुमार सिम्हा याजुलू और रामचंद्र भारती शामिल है। पुलिस ने उन्हें शेखपेट में पहाड़ी की चोटी वाले अपार्टमेंट से हिरासत में लिया और साइबराबाद CP कार्यालय ले गए। बाद में नामपल्ली को ACB कोर्ट में पेश किया गया। जज के आदेश पर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। हुजूराबाद विधायक इटेला राजेंद्र के काफिले पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया। पथराव में काफिले की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई। बीजेपी ने TRS कार्यकर्ताओं पर ऐसा करने का आरोप लगाया। इस पर TRS कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो गई। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। इससे मुनुगोडु मंडल के पालीवेला में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इटेला को पुलिस की सुरक्षा के बीच बाहर से निकाला गया। उन्होंने रोष व्यक्त किया है कि काफिले पर हमला पुलिस की लापरवाही के कारण हुआ। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना पालीवेला में चुनाव प्रचार के लिए जाते समय हुई। इटेला के काफिले पर हमले का बीजेपी ने विरोध किया। आरोप लगाया गया है कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों ने ऐसा किया। तेलंगाना बीजेपी के नेता इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच इटेला राजेंद्र ने आरोप लगाया है कि MLC पल्ला राजेश्वर रेड्डी के नेतृत्व में पत्थरबाजी हुई। उन्होंने बताया है कि उन पर पल्ला द्वारा हमला किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि घटना के वक्त TRS विधायक पेद्दी सुदर्शन रेड्डी भी वहां मौजूद थे। RSS के राज्य नेता कचम रमेश ने कहा है कि वे यह कहकर झूठा प्रचार कर रहे हैं कि RSS ने मुनुगोडु उपचुनाव पर सर्वेक्षण किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि RSS ने पूर्व में कोई सर्वेक्षण नहीं किया। RSS राष्ट्र निर्माण और संस्कृति के लिए काम करने वाला स्वैच्छिक संगठन है। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि RSS कभी भी राजनीतिक सर्वेक्षणों में भाग नहीं लेता। RSS सभी को लोकतांत्रिक तरीके से वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
बंडी संजय ने आरोप लगाया है कि मुनुगोडु में हार के डर से ही टीआरएस के नेता बीजेपी नेताओं पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने इब्राहिमपट्टनम में एसएससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कप्पू भाषा के आवास पर मौजूद इटेला राजेंद्र से मुलाकात की और पथराव की घटना के बारे में जानकारी ली। संजय ने कहा है कि मर्रीगुड़ा मंडल में चुनाव प्रचार कर रहे टीआरएस के गुंडों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हुजूराबाद विधायक इटेला राजेंद्र के काफिले पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया। पथराव में काफिले के शीशे नष्ट हो गए, कई लोग घायल हो गए। बीजेपी ने टीआरएस कार्यकर्ताओं पर ऐसा करने का आरोप लगाया। इटेला को पुलिस की सुरक्षा के बीच बाहर निकाला गया। उन्होंने रोष व्यक्त किया है कि काफिले पर हमला पुलिस की लापरवाही के कारण हुआ। मुनुगोडु उपचुनाव प्रचार मंगलवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया। 25 दिनों तक संबंधित दलों ने व्यापक प्रचार अभियान चलाया। रोड शो और रैलियों के साथ यहां चहल पहल हो गई है। चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के साथ ही अन्य क्षेत्रों में आए संबंधित दलों के नेता अपने अपने क्षेत्रों में वापस जा रहे हैं। नतीजतन मुनुगोडु निर्वाचन क्षेत्र के सभी मंडल खाली हो गए हैं। इस उपचुनाव में टीआरएस से कुसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी, कांग्रेस से पालवाई श्रवंती रेड्डी और बीजेपी के राजगोपाल रेड्डी मैदान में है। कुल 47 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान प्रक्रिया इस महीने की 3 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेंगी। वोटों की गिनती 6 तारीख को होगी। मुनुगोडु विधानसभा क्षेत्र में 2,41,855 मतदाता है। इनमें 50 सर्विस वोटर है। 5,686 पोस्टल बैलेट वोटों के बावजूद केवल 739 लोगों ने आवेदन किया। कुल 298 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शहरी इलाकों में 35 और ग्रामीण इलाकों में 263 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 105 समस्याग्रस्त मतदान केंद्रों की पहचान की गई है। मुनुगोडु निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता पर्ची का वितरण पहले ही पूरा हो चुका है। मतदाता पर्ची ऑनलाइन भी डाउनलोड की जा सकती है। पहली बार नए मॉडल वोटर कार्ड बांटे गए। जैसे जैसे मुनुगोडु उपचुनाव प्रचार अभियान समाप्त हुआ, ऐसा लगता है कि प्रलोभन का रास्ता खुला हुआ है। पुलिस ने पुसनूरू गांव में टीआरएस नेता वेंकट रेड्डी के घर का निरीक्षण किया। भारी मात्रा में शराब, शीतल पेय और घड़ियां जब्त की गई। इसी तरह नारायणपुरम मंडल के स्थिति तांडा से टीआरएस कार्यकर्ता 80 किलो चिकन ले जाते हुए पकड़े गए। लिफाफे में चिकन मतदाताओं को बांटने के लिए तैयार रखा गया था। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। मतदान का समय नजदीक आते ही पुलिस ने कड़ी निगरानी रखी।